अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा था रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन मसल। अब पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन लिवर। कुछ डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं और कुछ सिमिलरिटीज भी है। सबसे पहले आते हैं कि फास्फोप्रक्टोकाइनेस किस तरह लिवर में रेगुलेट कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एटीपी की। इससे पहले हमने पढ़ा था कि एटीपी एलोस्टेरिक रेगुलेशन के जरिए से फास्फोप्रक्टोकाइनेस को रेगुलेट कर रहा था मसल में। इन द सेम है, जिस तरह एटीपी रेगुलेट कर रहा था मसल में, इन द सेम है इसी तरह रेगुलेट कर रहा है लिवर में। अब इससे पहले हमने पढ़ा था कि मसल में जब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जाके एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है और एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से फास्फोप्रक्टोकाइनेस की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। लेकिन याद रखिए कि लिवर में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होता। लिवर में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होता तो लिवर में एसिडिटी के जरिए से हम फास्फोप्रक्टोकाइनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको रेगुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ मसल में कर सकते हैं। लिवर में एक दूसरा रेगुलेटर है जिसको हम कहते हैं सिट्रेट। सिट्रेट हमारे साथ क्या है, ये एक इंटरमीडिएट है सिट्रिक एसिड साइकिल का। जब सिट्रेट क्या सिग्नल कर देता है, सिट्रेट इनहिबिट कर देता है फास्फोप्रक्टोकाइनेस को। ये फास्फोप्रक्टोकाइनेस को कहता है कि सेल में जो बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट हमें ग्लाइकोलाइसिस प्रोवाइड कर रहा था वो सेल में ज़्यादा है, अब मजीद ग्लाइकोलाइसिस की ज़रूरत नहीं है, तो ये जाके फास्फोप्रक्टोकाइनेस को इनहिबिट कर देता है। चौथा पॉइंट है फ्रक्टोज टू 6 बेस फास्फेट। फ्रक्टोज टू 6 फास्फेट किस तरह रेगुलेट करता है। याद रखिए कि जब ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो उसके साथ-साथ फ्रक्टोज 6 फास्फेट का भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। फ्रक्टोज 6 फास्फेट के बाद फ्रक्टोज टू 6 बेस फास्फेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और ये जो है ये एक पोटेंट एक्टिवेटर है फास्फोप्रक्टोकाइनेस का। किस चीज़ का? फास्फोप्रक्टोकाइनेस का। ये एक पोटेंट एक्टिवेटर है, ये इस पे एक्ट कर देता है और इस एंजाइम की एक्टिविटी को मज़ीद एनहांस कर देता है और मज़ीद ग्लाइकोलाइसिस की रेट को बढ़ा देता है। ये तो हो गया फास्फोप्रक्टोकाइनेस। अब आते हैं हेक्सोकाइनेस। याद रखिए कि लीवर और मसल में हेक्सोकाइनेस की रेगुलेशन ऑलमोस्ट सेम है। क्या डिफरेंसेस है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। लीवर में हेक्सोकाइनेस नहीं होता। लीवर में हेक्सोकाइनेस का एक दूसरा आइसोएंजाइम पाम है जिसको हम ग्लूकोकाइनेस कहते हैं, ये मौजूद होता है। इससे पहले हमने पढ़ा मसल में कि मसल में हेक्सोकाइनेस को ग्लूकोज 6 फास्फेट रेगुलेट कर रहा था। मसल में हेक्सोकाइनेस को इसका ही प्रोडक्ट ग्लूकोज 6 फास्फेट रेगुलेट कर रहा था, लेकिन लीवर में ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोकाइनेस को रेगुलेट नहीं कर सकता। याद रखिए कि लीवर में ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोकाइनेस की एक्टिविटी को रेगुलेट नहीं कर सकता, इसकी एक्टिविटी को स्टॉप नहीं कर सकता। जब ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, याद रखिए कि ग्लूकोकाइनेस सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में ग्लूकोज को फास्फोराइलेट करेगा जिस कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। जिस कंडीशन में क्या हो, ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। अगर ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम है तो ये ग्लूकोज को फास्फोराइलेट नहीं करेगा। क्यों? क्या रीज़न है इसके पीछे? असल में ग्लूकोकाइनेस की एफिनिटी फॉर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल कम है। ग्लूकोकाइनेस की एक्टिविटी ग्लूकोज मॉलिक्यूल असल में ग्लूको अच्छा, फास्फोप्रक्टोकाइनेस के बाद आते हैं हेक्सोकाइनेस की तरफ। याद रखिए कि लिवर और मसल में ऑलमोस्ट हेक्सोकाइनेस की एक्टिविटी सेम है, लेकिन लिवर में हेक्सोकाइनेस नहीं होता है। एक दूसरा आइसोएंजाइम पाम है इसका जिसको हम कहते हैं ग्लूकोकाइनेस। ये होता है ग्लूकोकाइनेस, ये आइसोएंजाइम पाम है आप हेक्सोकाइनेस। याद रखिए कि हेक्सोकाइनेस की एक्टिविटी को ग्लूकोज 6 फास्फेट रेगुलेट कर सकता था, लेकिन ग्लूकोकाइनेस की एक्टिविटी को ग्लूकोज 6 फास्फेट रेगुलेट नहीं कर सकता। ये ये ग्लूकोज़ को सिर्फ़ और सिर्फ़ उस कंडीशन में फास्फोराइलेट करेगा जिस कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज़ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। जिस कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज़ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो ग्लूकोकाइनेस तब ही ग्लूकोज़ को फास्फोराइलेट करेगा। अगर ब्लड में ग्लूकोज़ का कंसंट्रेशन कम है तो ये फास्फोराइलेट नहीं करता। ब्लड की ग्लूकोज़ कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है। क्यों इस तरह होता है? रीज़न ये है कि ग्लूकोकाइनेस की एफिनिटी पर ग्लूकोज़ कम है। रिपोर्ट 50 फोल्ड ही कम है अकॉर्डिंग टू हेक्सोकाइनेस। यानी हेक्सोकाइनेस की एफिनिटी फॉर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो 50 फोल्ड ज़्यादा है किससे? ग्लूकोकाइनेस से। और ग्लूकोकाइनेस का 50 फोल्ड कम है किससे? हेक्सोकाइनेस का। यही इसके पीछे रीज़न था। ग्लूकोकाइनेस की एक्टिविटी डिपेंड करता है कार्बोहाइड्रेट इंटेक पे। कार्बोहाइड्रेट इंटेक अगर कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा है तो ग्लूकोकाइनेस की एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक ग्लूकोकाइनेस की एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। अगर कार्बोहाइड्रेट की इंटेक कम है तो इसकी एक्टिविटी भी कम होगी। तो जब हमारे साथ कंडीशन क्या होता है, मतलब फिट कंडीशन में होता है तो ग्लूकोकाइनेस की एक्टिविटी ज़्यादा होगी और स्टारवेशन की कंडीशन में और डायबिटिस मेलाइटस में ग्लूकोकाइनेस की एक्टिविटी कम होगी। स्टारवेशन की कंडीशन में और डायबिटिस मेलाइटस के कंडीशन में ग्लूकोकाइनेस की एक्टिविटी कम होगी क्योंकि उस कंडीशन में हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट कम होता है।
याद रखिए कि लीवर का जो ग्लूकोकाइनेस है ये इंड्यूसिबल एंजाइम है। लीवर का ग्लूकोकाइनेस क्या है? ये इंड्यूसिबल एंजाइम है। लीवर का ग्लूकोकाइनेस इंड्यूसिबल एंजाइम है। ये इंसुलिन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होगा। जब इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो ग्लूकोकाइनेस की सिंथेसिस भी ज़्यादा होगी, और जब ग्लूकागान सिक्रेट होगा तो उस कंडीशन में ग्लूकोकाइनेस की सिंथेसिस कम होगी। इंसुलिन की सिक्रेशन के वक्त ग्लूकोकाइनेस की एक्टिविटीज सिंथेसिस ज़्यादा होगा, और ग्लूकागान जब सिक्रेट होगा तो इसकी एक्टिविटी, इसकी सिंथेसिस कम होगी। अब लास्ट में आते हैं पायरुवेट काइनेस की तरफ। लास्ट में किस चीज़ की? अब आखिर में आते हैं पायरुवेट काइनेस की तरफ। याद रखिए कि पायरुवेट काइनेस के दो पाम है, एक इसका एल आइसोएंजाइम पाम है और दूसरा है एम आइसोएंजाइम पाम। एल वाला जो है ये लीवर में प्रेजेंट होता है। एल आइसोएंजाइम पाम पायरुवेट काइनेस लीवर में मौजूद होता है, जबकि जो एम वाला है वो मसल में मौजूद होता है, मसल में और ब्रेन में मौजूद होता है, मसल में और ब्रेन में मौजूद होता है। याद रखिए कि लीवर पायरुवेट काइनेस और मसल पायरुवेट काइनेस ऑलमोस्ट सेम है। एलोस्टेरिक रेगुलेशन के लिहाज से लीवर वाला पायरुवेट काइनेस और मसल वाला जो आइसोएंजाइम पाम है एल पाम, ये सेम फैशन में एक्ट कर रहा है, सेम वे में रेगुलेट हो रहा है, लेकिन कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के लिहाज से ये एक दूसरे से वेरी कर रहा है। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के लिहाज से ये एक दूसरे से क्या है? वेरी कर रहा है। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के लिहाज से ये दोनों एक दूसरे के साथ। अच्छा बात है पाइरुवेट काइनेस की तरफ। पाइरुवेट काइनेस, याद रखिए कि पाइरुवेट काइनेस के दो आइसोएंजाइम पाम है, एल आइसोएंजाइम पाम और एम आइसोएंजाइम पाम। एल का जो पाम है वो प्रेजेंट होता है लीवर में, और एम आइसोएंजाइम पाम मौजूद होता है मसल में और ब्रेन में मौजूद होता है। याद रखिए कि एलोस्टेरिक रेगुलेशन के लिहाज से लीवर वाला और मसल वाला जो पाइरुवेट काइनेस है ये ऑलमोस्ट सेम पैशन में एक्ट कर रहे हैं। सेम वे में इसका रेगुलेशन होता है, जिस तरह की लीवर और मसल में जो पाइरुवेट काइनेस है ये एलोस्टेरिक रेगुलेशन के लिहाज से सेम वे में रेगुलेट कर रहा है, लेकिन कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के लिहाज से ये वेरी कर रहा है। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के लिहाज से ये वेरी कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो एल वाला पाम है, सिर्फ और सिर्फ जो एल वाला आइसोएंजाइम पाम है, ये रिवर्सिबल फास्फोराइलेशन के जरिए से रेगुलेट हो सकता है। रिवर्सिबल फास्फोराइलेशन के जरिए से ये क्या हो सकता है? रेगुलेट हो सकता है, जबकि एम वाला पाम जबकि मसल वाला एम वाला पाम रेगुलेट नहीं हो सकता। अच्छा बात है पाइरुवेट काइनेस की तरफ। पाइरुवेट काइनेस के दो आइसोएंजाइम पाए में एल और एम। एल वाला जो है ये लीवर में प्रेजेंट होता है, एम वाला प्रेजेंट होता है मसल में और ब्रेन में मौजूद होता है। जो लीवर में हमारे साथ प्रेजेंट है, लीवर में ये करना है। अच्छा पाइरुवेट काइनेस की तरफ आते हैं। पाइरुवेट काइनेस के दो आइसोएंजाइम पाम है, एल पाम और एम पाम। जो एल आइसोएंजाइम है वो प्रेजेंट होता है लीवर में, और जो एम वाला है वो प्रेजेंट होता है मसल में और ब्रेन में। याद रखिए कि एल आइसोएंजाइम पाम और एम जो लीवर में है और जो मसल में है, ये दोनों एलोस्टेरिक रेगुलेशन के लिहाज से सेम पैशन में रेगुलेट हो सकते हैं, लेकिन कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के लिहाज से ये एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के लिहाज से एल वाला पाम और एम वाला पाम वेरी कर रहे हैं, लेकिन एलोस्टेरिक रेगुलेशन के लिहाज से एक तो दोनों सेम पैशन में रेगुलेट हो सकते हैं। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के लिहाज से एक दूसरे से ही वेरी कर रहे हैं। जो एल वाला आइसोएंजाइम पाम है, एल वाला आइसोएंजाइम पाम, ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल फास्फोराइलेशन के ज़रिए से रेगुलेट हो सकता है, जबकि एम वाला रेगुलेट नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ एल वाला आइसोएंजाइम पाम रिवर्सिबल फास्फोराइलेशन के ज़रिए से रेगुलेट हो सकता है, जबकि एम वाला रेगुलेट नहीं हो सकता। जब हमारे साथ ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन लोअर हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन लोअर हो गया तो क्या सिक्रेट होगा बॉडी में? ग्लूकागान। ग्लूकागान का सिक्रेशन हो गया। ग्लूकागान के सिक्रेशन के बाद हमें पता है कि साइक्लिक एमपी क्या करेगा? साइक्लिक एमपी फास्फोराइलेशन करेगा। साइक्लिक एमपी फास्फोराइलेशन करेगा किस चीज़ का? पाइरुवेट काइनेस का। एल पायरु जो एल आइसोएंजाइम पाम में एल, इस का फास्फोराइलेशन करेगा। और फास्फोराइलेशन के रिजल्ट में ये क्या हो जाएगी? ये इनएक्टिव हो जाएगा। ये इनएक्टिव हो जाएगा, और डीफॉस्फोराइलेशन के रिजल्ट में ये वापस एक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव ये क्यों होता है? ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन लोअर हो गया, ग्लूकागॉन का सिक्रेशन हो गया, साइक्लिक एएमपी ने क्या कर दिया? फास्फोराइलेशन कर दिया।
पायरुवेट काइनेज का फास्फोराइलेशन के रिजल्ट में पायरुवेट काइनेज इनहिबिट हो गया, इनएक्टिव हो गया। ये इसलिए करता है कि ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप हो जाए और ग्लूकोज हमारे साथ स्पेयर हो जाए, ग्लूकोज स्पेयर हो जाए, ताकि ग्लूकोज लीवर यूज़ ना करे। ग्लूकोज कौन यूज़ ना करे? लीवर यूज़ ना करे, बल्कि इसके बजाय ब्रेन और मसल ग्लूकोज को यूज़ करे। ब्रेन और मसल किस चीज़ को यूज़ करे? ग्लूकोज को।